आज हम लोग आए हुए हैं एक ऐसे दो व्यक्ति से बात करने के लिए जिन्होंने अपना सारा समय एक ऐसे मुहिम पे लगाया हुआ है जहां वो चाहते हैं कि झड़िया एक अच्छा स्वच्छ जगह बन जाए। आज झड़िया का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे बड़ा बात जो उठता है वो है झड़िया का पॉल्यूशन। ये दो व्यक्ति हमारे बीच उपस्थित हैं जो अपना सारा समय दे रहे हैं झड़िया को ग्रीन बनाने के लिए। इनका एक कॉन्सेप्ट चल रहा है यूथ कॉन्सेप्ट और ग्रीन लाइफ। ये इन दो ऑर्गेनाइजेशन से ये लगातार मेहनत कर रहे हैं ताकि झड़िया के निवासियों को स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा में सांस लेने का मौका मिले। आइए हम आपसे मिलवाते हैं उन दो व्यक्तियों को जिनके लिए आज झड़िया का प्रदूषण एक सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कृपया आप दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मनोज सिंह है। ग्रीन लाइफ झड़िया नाम से एक संस्था चला रहे हैं और इसके तहत पर्यावरण संरक्षण का कार्य झड़िया में हो रहा है। आप अखलाक जी बताएं। मेरा नाम अखलाक अहमद है। मैं यूथ कॉन्सेप्ट संस्था से संयोजक हूँ और इससे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण पे ज़्यादातर काम कर रहे हैं। प्रदूषण से लोगों का जीना दुश्वार है, उसके लिए आवाज़ उठाना होगा तो संस्था का काम इसके लिए इसमें। अखलाक जी, सबसे पहले हम आपको बहुत 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 आपसे आज हम इम्प्रेस हैं क्योंकि आज आपने ईद के पाक अवसर पे एक ऐसा पहल शुरू किया जिसे आपने नाम दिया ग्रीन ईद। आज आपने बहुत सारे पौधों का, हमको लगता है अपने नियर बाई एरियाज़ में अपने पौधारोपण किया। तो उससे एक मैसेज गया कि ये पौधे ही हैं जो आगे चल के हमें अच्छे से जीने में हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये बात बताइए, झड़िया में प्रदूषण के मुख्य कारण क्या क्या है? झड़िया में मुख्य कारण BCCL है। उनकी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं जो मानक के अनुरूप कर रही है काम। ऐसा नहीं है कि माइनिंग जहाँ क्षेत्र में है वहाँ पे प्रदूषण है। माइनिंग होते हुए भी प्रदूषण को मुक्त किया जा सकता है, मगर इन लोगों का इच्छा शक्ति नहीं है। माइनिंग रूल्स है, वो भी डंप का रूल्स है, उसमें कहीं ये लोग जो अपने नियमावली बनाए हुए हैं BCCL का, मैं उसके पढ़ रहा था, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पानी डाल के उसको ये करेंगे। और इसके ये नॉर्म्स में है, मैंने उन लोग को जो एक सेक्टर दिया जाता है, अपने लगाया जाता है अपने जगह जगह पे, लोग पोस्टर जो लगाते हैं, ऐसा लोग कहीं नहीं, लोग जान के ऐसा कर रहे हैं। जैसा आपने अभी बोला कि प्रमुख कारण है BCCL और आउटसोर्सिंग कंपनी। जहाँ तक मेरा ज्ञान है, जहाँ तक मैं इसे समझता हूँ, BCCL और आउटसोर्सिंग कंपनियाँ चाहे कोई भी हो, उन्हें DGMS के गाइडलाइंस के अंदर काम करना होगा। DGMS का एक गाइडलाइन है। वो गाइडलाइन क्या है कि आप अगर ओबी डंपिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह का खनन कर रहे हैं, आपको ये दिमाग में रख के करना होगा कि आप पर्यावरण को दूषित ना करें, लेकिन आपके अनुरूप, आपके अनुकूल BCCL आपके हिसाब से या आउटसोर्सिंग आपके हिसाब से वो सब प्रारूप को नहीं मान रही है। तो आपने इसके लिए कभी पहल किया है सरकार के तरफ? सरकार के तहत हम लोग लगातार यहाँ के उपायुक्त महोदय, DC, PMO, CMO, सब CM को, सभी को हम लोग ट्वीट करते हैं। लगातार ट्वीट के माध्यम से जल्दी कार्रवाई होती है। प्लस हम लोग सूचना का अधिकार लगाए हैं। पर्यावरण मंत्रालय में खुद जाके लेटर दे के आया हूँ, उसे वहाँ से वो लेटर के जवाब में उन्होंने एक सूचना का अधिकार के तहत उसे ये कर दिया, जो BCCL और पर्यावरण विभाग को दोनों को टैग कर दिया गया था। BCCL ने उसका जवाब दिया, दोबारा हम लोग ये उसको फिर भेजे तो कोई जवाब उसका नहीं मिला। जो वो अपने जवाब जिससे हम लोग असंतुष्ट थे और इसके बावजूद भी इस पर कोई काम नहीं हो रही है। सिर्फ खाना पूर्ति, वो सारे नॉर्म्स को झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं अपने कागजों पे। अच्छा, धनबाद में मैं हर जगह देखता हूँ कि एक AQI को नापने के लिए एक मीटर वगैरह लगा हुआ है, मतलब हवा कितनी प्रदूषित है। झड़िया में ऐसा AQI मीटर कहीं लगा हुआ है? ऐसा लगा हुआ है मीटर। ऐसा मीटर झड़िया में आपका इंदिरा चौक के पास लगी हुई है। उसका रीडिंग क्या है? नहीं, यहाँ पे रीडर मशीन है, यहाँ पे उसका रीडिंग है, मशीन वहाँ लगी हुई है। तो रीडिंग क्या है उसका? रीडिंग हम लोग इसके बारे में नगर निगम से बात किए थे। नगर निगम हम लोग गए थे, वो दोनों आदमी हम लोग बात किए थे इसके लिए। तो वहाँ से ये चीज़ पता चला कि ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के रूप से पता चल रहा है। तो काफ़ी हल्ला के बाद, क्योंकि इसको समय समय पे इसको साफ़ सफाई किया जाता है मशीन में मैंने बहुत सारे उसमें ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, पेपर उसमें लगती है, हमेशा चेंज करने जाता है फिल्टर करने के लिए। उस फिल्टर को चेंज किया जाता है हर सप्ताह में 2 बार 3 बार चेंज होती है।
मगर वैसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको देखिए ये सब तो टेक्निकल बातें हैं। मैं जब खुद अभी आ रहा था आपके यहाँ पे, तो मुझे डस्ट इतना मिला आपके रोड्स में या नियर बाई जगह पे कि वो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ का पर्यावरण बहुत ज़्यादा दूषित है। इसके लिए आप लोग क्या पहल करने वाले हैं ताकि आपको इस पर्यावरण जो इतना दूषित है उसको कम से कम थोड़ा तो नीचे लाया जा सके? अधिक से अधिक पेड़ लगाया जा सके और अपने एंगल से, क्योंकि बीसीसीएल और सरकार वो काम नहीं कर रही है जिनको करना चाहिए था। जितने भी पेड़ लगे थे वो पेड़ जिंदा नहीं है। आपके हुल्लाडी के साइड पे लगे थे, इधर से आगे भी बीसीसीएल ने वन विभाग को दिया, कोई देखने वाला, सारे पेड़ लगभग मर चुके हैं। एक आउटसोर्सिंग कंपनी जो है जी जो लोग लिए हुए हैं वो लोग तो मतलब आउटसोर्सिंग कंपनी से इक्विवेलेंट टू बीसीसीएल का जितना रोजगार है उतना रोजगार वो लोग कर रहे हैं। तो जब इतना पैसा कमाने के बावजूद वो पर्यावरण का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं? तो मैं ये आपसे पूछ रहा था कि आउटसोर्सिंग कंपनियां जो हैं वो फाइनेंशियली काफ़ी इक्विप्ड होती है, उनके पास फिनेंशियल कोई क्रंचेस नहीं आता है, तो फिर भी क्यों वो डीजीएमएस के या जो एनवायरमेंटल का जो मापदंड है उसे फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे रूल्स में वो लोग ये कर रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं कि एक दो ये है, हम लोग बार बार उनसे भी अपील करते हैं, यहाँ के जो जीएम है उनसे अपील, मैंने जीएम से जाके मिलते हैं लगातार कि आउटसोर्सिंग कंपनियाँ जो चल रही है वो तो जीएम के अकॉर्डिंग चल रही है। जी हाँ, 100%। क्योंकि वो बीसीसीएल का अपना काम उसको दे चुके हैं, काम बीसीसीएल ही उससे ले रही है। हम लोग पकड़ेंगे तो जो गवर्नमेंट बॉडी बीसीसीएल है। नहीं, आपकी कहना बिल्कुल सही है, पकड़ेंगे तो बीसीसीएल तो आपको पकड़ना होगा ना, क्योंकि वही अपना पल्ला झाड़ रही है बोल के वो झाड़ नहीं सकती है। और बीसीसीएल एक भारत सरकार की मिनी रतन कंपनी है, उसकी टैग मिली हुई है और उससे लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी हमें दुख की बात तो ये है, भारत सरकार की मिनी रतन कंपनी के द्वारा हमें परेशान किया जा रहा है। और ये आप एक बात बताइए, जैसे एक कहावत है, जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक उसे दूध नहीं मिलता है। तो अगर हम झड़िया को एक माँ के रूप में देखें और झड़िया के निवासियों को उनके बच्चे के रूप में, तो यहाँ के बच्चे तो बहुत रो रहे हैं, तो फिर भी अगर आपको दूध नहीं मिल रहा है उस समय में आपको कुछ और करना होगा ताकि यहाँ से पॉल्यूशन मुक्त हो सके। क्या आप एक उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं? आंदोलन के लिए तो हम लोग तैयार हैं, उसके लिए रूपरेखा भी तैयार कर रहे थे। ऐसा नहीं कि बीच बीच में हम लोग जन लोगों को जोड़ने के लिए रन फॉर एयर क्लीन हुई, फिर आपका एक सत्याग्रह आंदोलन हुआ, 2 दिन का धरना में बैठे जिससे काफ़ी लगे संख्या में लोग हमारे साथ इंटरेक्ट किए हैं। अभी आने वाले समय में हम लोग और भी प्रोग्राम प्लानिंग किए हुए हैं, जिसमें कि ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा कि जिसमें जनमानस जुटेंगे। अभी एक बार में हम लोग झरिया में इसी ओबी के ऊपर जो आप सामने देखे होंगे, राजापुर ओबी के पास में, वहाँ पे हम लोग करीब एक साथ 2000 पेड़ एक दिन में लगाएंगे। 10,000 का मिशन है इस सीज़न में, तो एक बार में 2000 पेड़ वहाँ लगाएंगे, जिसमें कि झरिया के आम जन रहेंगे पहाड़ के ऊपर और सारे लोग मिल के हम लोग वहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे। ये जो आप लोग का इनिशिएटिव है पेड़ लगाना, इसमें आपको बीसीसीएल से कोई मदद मिल रही है? नहीं। आपने कभी बीसीसीएल के पास ये आवेदन दिया कि हमें पेड़ लगाना, आप हमारी मदद करें? मैं इसी के लिए 3 साल से लगातार बीसीसीएल को लोधना एरिया और आपके बस्ता कोला एरिया और नगर निगम तीनों को मैं लेटर देता हूं, अपने लेटर पेड पे यूथ कॉन्सेप्ट का, कि मुझे 1000 पेड़ चाहिए जाली के साथ इस जगह में लगाना है। जगह भी चिन्हित करके उन्हें बताया हुआ हूँ, कोई उसका रिस्पॉन्स एक तक नहीं मिलता है। दोबारा भी मैं जाता हूँ, कोई इसका रिस्पॉन्स नहीं। मैंने उनका नज़रिया क्या, जब आप दोबारा जाते हैं तो आपको क्या जवाब मिलता है? लेटर आपका पड़ा हुआ है। लेटर आपका पड़ा हुआ है? लेटर है, हम लोग देख रहे हैं उसमें। देख रहे हैं, मतलब कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है। आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने बताया ग्रीन लाइफ। इस ग्रीन लाइफ का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से ग्रीन लाइफ को शुरू किया गया और झरिया और आसपास के क्षेत्रों में कई तरह के पर्यावरण से संबंधित जागरूकता कार्य को चलाया जा रहा है। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं, स्कूल में बच्चों को बताते हैं कि आप अपने जन्मदिन पर पौधे लगाएं। जिस तरह से आप जन्मदिन पर पार्टी मनाते हैं, केक काटते हैं, कम से कम एक पौधे लगाएं ताकि इस साल का जन्मदिन आपका यादगार बने और पौधा जब बड़ा होगा। मतलब बच्चों में आप लोग एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि पेड़ लगाने का पॉजिटिव एक्टिविटीज़ क्या क्या है, गुण क्या क्या है। नवविवाहित जोड़ों से हम लोग पौधारोपण करवाते हैं
इस उद्देश्य से कि आपके विवाह के बाद आपका परिवार बढ़ेगा तो आपको ज़रूरत होगा, हर चीज़ की ज़रूरत होगा, तो हवा का भी ज़रूरत होगा। तो उनके लिए भावी पीढ़ी के लिए आप एक पौधा लगाएं, माने आने वाले जनरेशन को स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण मिले, इसके लिए आप लोगों को बिल्कुल प्रेरित करते हैं कि वो एक पेड़ लगाएं। इसी तरह से जैसे एक करते हैं हम लोग कार्यक्रम की स्मृति वृक्ष लगाया जाए, पूर्वजों की याद में स्मृति वृक्ष लगाया जाए। वेरी गुड। पर्यावरण संरक्षण को सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुंचा है तो रोजगार के कारण ही उसको नुकसान पहुंचा है। बात कहीं सही भी है। हो, कुछ भी हो, या कल कारखाने लगाए गए हो, या यहाँ माइनिंग चल रहा हो, या कोई भी उद्योग लगाया गया हो, रोजगार के चलते ही पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। मतलब कि आपके पास थोड़ा सा भी ज़मीन है तो आप उसमें फलदार वृक्ष लगाएं या इमारती लकड़ियों के वृक्ष लगाएं, ताकि वह आपको रोजगार का साधन बन सके। तो इस तरह से लोगों को हम लोग प्रेरित करते हैं और इस तरह से लोग प्रेरित हो भी रहे हैं। कई जगह में बड़े बड़े लैंड पर भी लोग हज़ारों हजार वृक्ष लगाए हैं और उनका वृक्ष बढ़ा हुआ है और वो अब मैंने आशान्वित हैं कि अब इस वृक्ष से हम एक बड़ा आय प्राप्त करेंगे और उससे हम कुछ काम कर सकते हैं। अखलाक जी, जैसा आपने कहा कि छड़िया में प्रदूषण का समस्या बहुत ज़्यादा है, आप BCCL के अधीन आने वाले एरिया के GM हर जगह पे आपने अपना आवेदन दिया, यहाँ तक कि नगर निगम को आपने अपना आवेदन दिया कि कुछ नहीं तो मुझे पेड़ और फेंस दिया जाए ताकि मैं कुछ पेड़ प्लांट कर सकूं। मैं ये कोशिश करूँगा कि आपका ये समस्याओं को लेके मैं BCCL के CMD सर के साथ एक साक्षात्कार करूं। आप मुझे ये बताएं कि झड़िया में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कैसे पॉल्यूशन से उन पे असर कैसे पड़ जा रहा है? मूलभूत सुविधाएं जैसे कि जो माने यातायात का सुविधा है या आपका आने जाने का मेन मार्ग है, हर मार्ग पे प्रदूषण है। ये आपका माने बच्चे स्कूल से आ रहे हैं वहाँ प्रदूषण है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य समस्या बहुत होता होगा। घर के छतों पे, जितने के घर के छत पे है वो पोल्यूशन है। अगर हम रात में घर आते हैं सुबह से, मैंने इंदिरा चौक से अगर घर आते हैं, अगर हाथ ये धोते हैं तो दोनों हाथ के गट्टे से काला कोयला गिरता है, चेहरे से ये कोयला गिरेगा। अभी अगर हम इससे साफ करेंगे तो ये भी देखिए ये काला हो गया। देखिए मैंने आपका 10 मिनट पहले हम मुड़ के गए थे। तो ये पोजीशन हमारी है प्रदूषण का। तो अगर प्रदूषण का यही माने इसी रफ्तार से अगर ये चलता रहा तो इसमें तो हेल्थ हैजर्ड्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। हमको लगता है कि लोग एलर्जी, खांसी, अस्थमा, इस सब का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता होगा। दिव्यांग जन की संख्या बढ़ रहे हैं, लोग अपने कम उम्र में यहाँ मर रहे हैं। आसपास के लोग मर रहे हैं, वो बोलते हैं हार्ट से मर गए, हार्ट उसके ब्लॉकेज कर जा रहे हैं गंदगी के कारण। इतने ज़्यादा हमारे फेफड़ों में ये है। अगर हम लोग यहाँ से बाहर जाते हैं 2-3 दिन के लिए तो 2-3 दिन तक काला काला कोयला थूकते हैं और उसके बाद साफ वो निकलती है, जो से नाक से नेटा गिरती है, छींकते हैं। सुबह का जो नेटा अगर इनमें सर्दी रहती है तो पूरा काला गिरता है, पहला वाला पूरा काला गिरता है। देखिए ये पोजीशन बात करते हैं ना, तो यहाँ का जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण जो फैल रहा है, इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चों के मस्तिष्क तक पहुँच रहा है। अब एक बात आप जानिए कि यहाँ पर 90% लोगों को श्वास की बीमारी है। श्वास की शिकायत 90% लोगों को है। किसी को कम है तो उसका पता नहीं चल रहा है, और किसी का ज़्यादा होता है तो वो सामने दिखाई देने लगता है या वो इलाज के लिए दौड़ने लगते हैं। अब उस स्थिति में जब गर्भ में बच्चा पल रहा है तो उसकी माँ को श्वास लेने में परेशानी होती है यहाँ पर पोल्यूशन कारण से। अगर उसको श्वास लेने में परेशानी हो रही है तो बच्चे के मस्तिष्क का ऑक्सीजन कम पहुँचेगा। अब जब कम पहुँचेगा तो वह कभी भी इसका शिकार हो सकता है, और बच्चा जब पैदा होगा तो वह दिव्यांग पैदा होगा। ये कारण है कि झरिया क्षेत्र में जब आप सर्वे करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे मिल रहे हैं।
आप जब इसका आप दूसरे क्षेत्र में सर्वे करेंगे, आप चल जाइए टुंडी में सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे बहुत कम हैं। तो जन्मजात जो दिव्यांगता है वो यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि से आप लोग मिले हैं इन समस्याओं को लेकर? तो मिले, वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, वो कुछ करते नहीं। हमारे हर प्रोग्राम में वो लोग आ जाते हैं और लोग भी वहाँ से नारा लगाते हैं प्रदूषण हम खत्म करेंगे, और सबके एकदम मूल मुद्दा में रहता है। और हम लोग भी उसको उस टाइम बोलते हैं कि इतना ही बोल सकते हैं उनसे अपील की, वो बोलते हैं हाँ हम आपके साथ हैं, प्रदूषण खत्म करेंगे। मगर मालूम चलता है कि जितने जनप्रतिनिधि जो है सारे लोग सम्मिलित हैं आउटसोर्सिंग में। आने वाले 5 महीने में धनबाद में, मतलब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो झरिया विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? झरिया में तो अभी 3 चीज़ का मुद्दा है, एक प्रदूषण, पानी, बिजली, ये 3 समस्याएं हैं। मैंने 1 नंबर पे प्रदूषण ही रहने वाला है। मतलब कोई भी पार्टी आए, कोई भी पार्टी अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाए, प्रदूषण को ध्यान में रख के ही बनाना पड़ेगा। और आप लोग प्रतिनिधि जो आपके पास आएंगे वोट के लिए, उनसे आप ये मांग रखेंगे कि हमारे यहाँ प्रदूषण को ख़त्म किया जाए सबसे पहले? देखिए इसमें क्या है कि अभी मूलभूत सुविधा की बात कर रहे थे, तो सबसे पहला आदमी का मांग क्या होता है? जिंदा रहना। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो हमको बिजली चाहिए, हम जिंदा रहेंगे तभी तो सड़क चाहिए, और हम जिंदा हैं तभी तो हमको और दूसरे सुविधा की आवश्यकता होगी। और जिंदा रहने के लिए स्वच्छ वायु की ज़रूरत होती है। अगर झरिया में झरिया को पॉल्यूशन फ्री नहीं किया जाता है, यहाँ का पॉल्यूशन को कम नहीं किया जाता, नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो यहाँ के लोगों को आने वाले समय में जिंदा रहना मुश्किल है। तो फिर और मूलभूत सुविधा की हम बात क्यों करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, सरकार बार बार कहती है कि झरिया के लोगों को पुनर्वास कहीं और कर दिया जाएगा। आप लोग इसे कैसे देखते हैं? देखिए, झरिया का पुनर्वास विश्व का सबसे बड़ा पुनर्वास है। इतना बड़ा पुनर्वास और कहीं भी दूसरे जगह में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इतनी धीमी गति से यहाँ पर पुनर्वास किया जा रहा है और इसमें अनियमितता बढ़ती जा रही है। कहाँ पर यहाँ पर पुनर्वास किस आधार पर होता है? यहाँ पर पुनर्वास हो रहा है कि हमें कहाँ कोयला निकालना है, वहाँ के लोगों को हटाया जा रहा है। जैसा BCCL कहती है कि जो जो जगह रहने के लिए सेफ़ नहीं है, वहाँ के लोगों को नोटिस दिया गया है, वहाँ के लोगों के लिए कहीं ना कहीं टाउनशिप खड़ा किया गया है। लोग नहीं जा रहे हैं, फोर्स करने के बावजूद नहीं जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई? BCCL 2 टाउनशिप का नाम बता दे जहाँ बना के तैयार रखे हैं। आपके कुछ जगह का नाम बताऊंगा जहाँ के लोग आवेदन दिए हुए हैं मुझे यहाँ से हटाइए। जैसे कि आपका, और इसके पीछे कौन बस्ती है, क्या नाम है, लिलोरी पथरा पूरे आग के दरिया है। अगर आप अभी शाम में हमारे साथ चल सकते हैं तो वहाँ देखिएगा कि इस साइड पूरा आग का दरिया है, इस साइड पूरा बस्ती आबादी है, दुकानी आबादी। तो वहाँ के लोगों ने आवेदन BCCL को दिया है, हाँ, लेकिन अभी भी BCCL से कोई पहल नहीं है। लोग कुछ लोग ये जो टाउनशिप खड़ा हुआ है आपका, कहाँ, क्या नाम है इसका, बेलघड़िया, उसमें लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? बेलघड़िया में लोग हैं तो BCCL कहती है कि बहुत क्वार्टर वैकेंट है, लोग नहीं जा रहे। बेलघड़िया एक ऐसा जगह है जहाँ की किसी तरह का सुविधा नहीं है। वहाँ न रोजगार की सुविधा है, न आने जाने की सुविधा है, शहर से काफ़ी दूर है। जो लोग डेली कमा कर खाते हैं वो बेलघड़िया जो पहले जा चुके हैं वो वहाँ भूखे मर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग झरिया के निवासी हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये बात बार बार उठता है कि जो लोग फायर प्रोन एरिया में रह रहे हैं उनको वहाँ इजी कोयले का एक्सेस मिलता है, उस कोयले को बेच के वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसीलिए वो लोग इस जगह को नहीं छोड़ना चाहते। इस पर कितनी सच्चाई है? ये तो मजबूरी भी है ना, ये तो मजबूरी है डॉक्टर साहब, मजबूरी है, लेकिन ज़िंदगी से बड़ी तो मजबूरी नहीं है। आप अगर ज़िंदा ही नहीं बचिएगा तो आप अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाइए? अभी जैसे हम बता रहे थे अभी कि यहाँ का पुनर्वास किस आधार पर हो रहा है। झरिया का पुनर्वास होता है कि हमें कहाँ कोयला निकालना है। अगर इस जगह का कोयला निकालना है तो पहले इसको खाली कराओ, भले खाली कराना लायक वो जगह हो या ना हो,
भले वहाँ सुरक्षित हो फिर भी उसको खाली करा देते हैं बीसीसीएल। लेकिन जहाँ लोग मतलब आग पर बसे हुए हैं, वहाँ पर तिल तिल के मर रहे हैं, वहाँ उनके घर के कोने से आग निकलती है, वहाँ पर उनको खाली कराने की चिंता नहीं है, इसलिए कि वहाँ कोयला उनको निकालना नहीं है, वहाँ तो आग है, आग से कोयला जल गया है, वहाँ ऊपर पुनवास करके क्या करेंगे, ये है समस्या। और इस पर यहाँ के लोग जो हैं, जिम्मेवार लोग, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको भी बीसीसीएल के द्वारा बरगलाया जा रहा है। अगर इस पर अगर ईमानदारी पूर्वक काम हो तो पहले वहाँ हटाना चाहिए जहाँ के लोग असुरक्षित हैं। डॉक्टर, ये थे डॉक्टर मनोज कुमार सिंह और अखलाक अहमद, जो बहुत प्रयास कर रहे हैं झड़िया को प्रदूषण मुक्त करने का। इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मैं अपने इस माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बीसीसीएल सीएमडी या जितने भी एरिया के जीएम हैं, मैं उनके समक्ष ये रखना चाहता हूँ। इनका कहना है कि बीसीसीएल किसी भी मापदंड का पालन किए बिना धरत तले से आउटसोर्सिंग कंपनियों को खनन करने का इजाज़त दे रही है। बीसीसीएल जहां खुद काम कर रही है वहां भी वो डीजीएमएस का मापदंड नहीं मान रही है। और सबसे गहरा और गंभीर आरोप ये है कि आप जो झड़िया के लोगों को फायर प्रोन एरिया से सेफ जगह में जो आप शिफ्ट कराने की मुहिम चलाते हैं, आप मुहिम उस जगह पे चलाते हैं जहां से आपको कोयले की आउटसोर्सिंग या कोयले की खनन करना है। उस जगह को आप नज़रअंदाज करते हैं जहां पे लोग सचमुच रोज़ ज़िंदगी और मौत से खेल रहे हैं, लेकिन आप वहां पे किसी भी तरह का स्टेप्स नहीं ले रहे हैं ताकि वहां के नागरिकों को बचाया जा सके। इनका ये भी मानना है, ये मान रहे हैं कि लोगों को वहाँ पे इजी एक्सेस टू कोल मिलता है, इसीलिए वो लोग वहाँ पे अपना जीवन दांव पे लगा के भी रह रहे हैं। लेकिन मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि अगर उन्हें इजी एक्सेस टू कोल मिल रहा है तो इसका जवाबदेही कौन लेगा? क्या हमारा प्रशासन इतनी माने शिथिल गति से काम कर रही है, क्या आप उन लोगों को पकड़ नहीं सकते? क्योंकि उनके लिए 2 वक्त की रोटी का मतलब इन एक्सचेंज उनको अपना जीवन देना पड़ सकता है। और हम आपसे ये अपील भी करते हैं और आपसे ये दरख्वास्त भी करते हैं कि इन समस्याओं को आप गंभीरता से ले, क्योंकि यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं है, लोगों की जीवन की बात है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि बीसीसीएल के पदाधिकारी हो, बीसीसीएल के सीएमडी हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या तो वो व्यक्ति हो जो आउटसोर्सिंग कंपनियां चला रहे हैं, कृपया करके आप अपना काम करिए, लेकिन जनता के बारे में भी सोचिए। डॉक्टर मनोज कह रहे हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं, दैट मीन्स जो बच्चे अभी भी अपने माँ के गर्भ में हैं, उनको खतरा है। यहाँ पे डॉक्टर मनोज बता रहे हैं कि सेरिब्रल पैल्सी का केसेस ह्यूज है। दैट मीन्स आपका बच्चा जब जन्म लेगा वो मेंटली रिटार्डेड होगा। आपको क्या हक है, जो बच्चा अभी तक जन्मा नहीं है, आप उसके भी जीवन के साथ खेल रहे हैं। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यहाँ के जन समस्याओं को आप सुनिए और कोशिश कीजिए कि इनका निवारण हो सके। मैं आप लोग से एक बार और आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स देता हूं, अखलाक जी और डॉक्टर मनोज। आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत ही नेक पहल है और हम उम्मीद करते हैं कि आपका यूथ कॉन्सेप्ट और आपका ग्रीन लाइफ ये जो इनिशिएटिव है ये आगे चलता रहे और आपके माध्यम से झड़िया के लोगों को साफ वातावरण में सांस लेने का मौका मिले। धन्यवाद।